brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जामताड़ा एक वेब सीरीज़ आई थी, आप सभी ने देखा। और उस जामताड़ा वेब सीरीज़ आने के बाद इस देश दुनिया को पता चला कि कैसे हिंदुस्तान का एक छोटा सा इलाका जो झारखंड में है, वहाँ पेड़ों पर और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठकर एक छोटे से मोबाइल से इस देश के बड़े बड़े ताकतवर लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, मजबूर लोग, बेबस लोग, पैसे वाले, मिडिल क्लास, सबके खाते को साफ किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से कॉल, उसके बाद फ़ोन उठाना, मैसेज, OTP, बैंक अकाउंट साफ। तो ये एक ऐसा सच देश के सामने आया। अफसोस की बात यह है कि अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, अब भी जारी है। अब जामताड़ा इस देश के कई इलाकों में फैल चुके हैं। लेकिन मेरी कहानी उस जामताड़ा की नहीं है, न ही मोबाइल के ज़रिए लोगों को ठगने की, उनके बैंक खाता को साफ करने की। अब तो नए नए हथकंडे और आने लगे हैं, डिजिटल कस्टडी से लेके पता नहीं क्या क्या। आज की जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, शायद आपको सुनने के बाद भी यकीन ना हो, लेकिन ये सच, एक अजीब व गरीब कहानी। बात इसी साल जनवरी की है, जनवरी 2025। उस रात ठंड थी, कोहरा था और संभल, आजकल संभल बहुत सुर्खियों में भी है कुछ वजह से। तो उसी संभल की एडिशनल SP अनुकीर्ति शर्मा अपनी टीम के साथ गश्त पर थी, किसी पुलिस स्टेशन से लौट रही थी। जनवरी का महीना है, याद रखिएगा, 4 महीने पहले। कड़ाके की ठंड और कोहरा, वो अपनी गाड़ी में जा रही हैं। अब कोहरे में अमूमन ये होता है कि आगे वाली गाड़ी दिखती नहीं है, तो पार्किंग लाइट भी लोग जला लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एक गाड़ी अगर जा रही है तो उसी के पीछे अपनी गाड़ी रखें और धीरे धीरे चलें। ऐसा कई बार हम लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि हम उसको अपना रास्ता बना लेते हैं कि ये गाड़ी जा रही है, इसके पीछे चलो तो कहीं ठुकेगी नहीं, किसी गड्ढे में नहीं जाएंगे, डिवाइडर से नहीं टकराएंगे। तो इत्तेफाक से ये पुलिस की जो गाड़ी जा रही है, जिसमें एडिशनल SP संभल बैठी हुई हैं, अनुकीर्ति शर्मा और उनकी टीम साथ में, वो भी इसी तरीके से किसी गाड़ी को फॉलो करते हुए जा रही हैं। तभी अचानक वो देखती हैं कि एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से उनके बराबर से निकलती, ओवरटेक करके। अब जनरली कोहरे में कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं करती जब आपको आगे कुछ मीटर की दूरी पर भी दिखाई ना दे रहा हो। थी पुलिस वाली, अचानक उन्हें ये देखकर उसकी रफ्तार और ओवरटेक, उन्हें लगा इस घने कोहरे में कोई गाड़ी वाला ओवरटेक कैसे कर सकता है, अपनी जान जोखिम में डालकर। उन्हें शक हुआ। उन्होंने फ़ौरन अपने वायरलेस पे मैसेज दिया कि एक गाड़ी अभी भी गुजरी है, आगे एक नाका है, तो वहाँ बैरिकेड लगाकर उस गाड़ी को ज़रूर रोको और चेक करो कौन है वो, जो इस कोहरे में अपनी जान जोखिम में डालकर तेज़ी से जा रहा है। आगे एक ट्रक को ही खड़ा कर दिया गया, कोई एडिशनल DCP साहब का हुक्म, एडिशनल SP साहब माफ़ कीजिएगा। तो अब वो गाड़ी रुक गई, उस कार को रोका गया। कार के अंदर 2 लोग बैठे थे। अब एडिशनल SP का हुक्म था, तो पुलिस वाले जाहिर सी बात है थोड़ा सही से उनकी तलाशी भी लेंगे। अब उन्होंने रोका, उनसे पूछताछ करने लगी। तब तक एडिशनल SP अनुकीर्ति शर्मा वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने पूछा, भाई इस कोहरे भरी रात में, इतनी ठंड में तुम ये ओवरटेक करके इतनी स्पीड में कहाँ भाग रहे हो, क्या जल्दी, कौन हो तुम? अब वो दोनों घबराए, लेकिन कुछ बता रही नहीं, साफ साफ कह रहे हैं बस मुझे जल्दी पहुँचना था। अब उन्होंने कहा तलाशी लो। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से 11.5 लाख रुपए कैश मिले। अब 11.5 लाख कैश को इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन जिस चीज़ पर नज़र पड़ी पुलिस वालों को वो ये कि तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से 19 अलग अलग क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। अब उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम, तुम्हारे साथ जो है इसका नाम ओंकेश्वर एक का नाम था, एक कामित था, लेकिन वो कार्ड सब दूसरे नाम पर। तो उन्होंने कहा भैया ये इतने सारे कार्ड, वो सही जवाब नहीं दे पाया। अब उसको उतारा गया और उसके बाद पूछताछ शुरू हुई। गाड़ी की और तलाशी ली गई। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से फिर बहुत सारे पासबुक, चेकबुक और पता नहीं क्या क्या मिले। अब उन्होंने पूछा तुम लोग कौन हो? तब उसने कहा साहब हम बीमा कंपनी की तरफ से हैं, ये हमारा काम है, तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या।
अब उनके पास से कुछ फ़ोन मिले, उन फ़ोन की भी अब जांच शुरू हुई। पहली बार जब उस फ़ोन को खोला गया और उसकी फ़ोटो गैलरी में वो लोग गए तो पुलिस वाले हैरान थे। शायद अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने कभी मोबाइल के अंदर इतनी तस्वीरें एक साथ नहीं देखी होंगी। करीब 1 लाख या उसके आसपास मोबाइल में तस्वीरें थी। बहुत सारी तस्वीरें फैमिली की, पार्टी की और भी दोस्तों की होती हैं, लेकिन वो तस्वीर ही एकदम अलग चुगली खा रही थी। वो सारी की सारी जो 1 लाख के आसपास तस्वीरें थी अलग अलग मोबाइल में जो उस गाड़ी में इन लोगों से बरामद हुई, वो आम लोगों के थे। और उस तस्वीर को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही गरीब गुरबा टाइप के लोग हैं। अब आम लोग, गरीब लोग, जिनके घर, जिनकी तस्वीर देखकर ये अंदाज़ा हो रहा कि उनकी हालत क्या होगी, वो 2 लोग अपनी मोबाइल में इतने सारे, इतनी बड़ी तादाद में फ़ोटो लेकर कर क्या रहे थे। अब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान में बहुत सारे मोबाइल के और अंदर घुसे, तफ्तीश जारी। अब अगला दिन शुरू हो चुका था। अब उसमें बहुत सारे मैसेजेस मिले, व्हाट्सएप मैसेज और नॉर्मल मैसेज। जब मैसेज पढ़ना शुरू किया पुलिस वालों ने तो ये देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, बीमा के पैसे आ गए, हमें मिल गए, उसे मिल गए, उसको मिल गए, ये आ गए, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे। अब इतने सारे मैसेज, इतनी सारी तस्वीरें, 19 क्रेडिट कार्ड, रात को कोहरे में यूं रफ्तार में भागना, अब सारी चीज़ें एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा के दिमाग में घूम रही और लग रहा कि कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने तसल्ली से पूछताछ की, वो दोनों गुमराह कर रहे हैं। इसी दौरान जो उनके पास से कागजात मिले तो एक में था कि भाई इनके बीमा के पैसे मिल गए। पुलिस टीम ने वहीं से शुरुआत की। उन्होंने जिसका नाम पता लिखा हुआ था कि इसके बीमा के रकम आ चुके हैं, वो करीब 25 लाख रुपए था जो मैसेज में लिखा था। पुलिस की एक टीम पहुंची। जब पहुंची तो पता चला कि जिसके घर गई थी उसका नाम प्रियंका था और प्रियंका ही नॉमिनी थी जिसके नाम पर ये मैसेज भी था, सबूत था। अब जब प्रियंका के पास पहुंचे तो पता चला कि प्रियंका का एक पति और उसके पति का नाम दिनेश, और दिनेश को कैंसर था, बिल्कुल लास्ट स्टेज। और तभी पता चला अचानक। उसके बाद इलाज हुआ शुरू दिल्ली में। अब इलाज भी बड़ा महंगा, लेकिन घर वाले कर रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये बात है करीब दिसंबर 2023। अब 24 आ गया तो जो दिनेश बिल्कुल मरने के कगार पर है, कुछ लोग पहुंचते हैं प्रियंका के घर और कहते हैं कि देखो तुम्हारे पति का इलाज महंगा है, खर्च है, तो बहुत सारी स्कीम है, हम तुम्हारे पति का एक बीमा कर देते हैं 25 लाख रुपए का, तो सारे इलाज में जो भी है पैसा मिलेगा। पत्नी बेचारी दुखी हारी, कहीं से मदद की उम्मीद, उसने कहा कर दीजिए। उसने कहा कि पैसे लगेंगे करीब 1 लाख या 1.25 लाख, उसने मांगा भी। उसके बाद 25 लाख का बीमा हो गया। बीमा होते ही अब बैंक से बाकायदा चेक बुक, उसके सारी चीज़ें ले ली गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फिर उसे चेकबुक दिया गया। चेकबुक पे उससे साइन करवाया गया। साइन करके उन्होंने चेकबुक खुद अपने पास रख लिया और चले गए। उन्होंने कहा तुम्हें मिलता रहेगा। पर ऊपर वाले का कुछ और था। 30 मार्च 2024 को ही बीमा कराने से 1-2 महीने बाद दिनेश की मौत हो गई। अब जब दिनेश की मौत हो गई तो नॉमिनी थी उसकी बीवी प्रियंका। ये लोग पहुंचते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब तुम्हें 25 लाख मिलेगा क्योंकि पति की मौत हो गई। अब प्रियंका इंतज़ार कर रही है कि बैंक के लोग आएंगे, पैसे देंगे, नहीं आए तो वो बैंक गई। कहानी पलट गई। हुआ ये कि जिन लोगों ने प्रियंका के पति का बीमा कराया था 25 लाख का, जिसके लिए कुछ पैसे भी लिए प्रियंका से, उन्होंने प्रियंका का बैंक में अकाउंट तो खुलवाया, लेकिन चेकबुक पे खुद साइन करके ले लिया। उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी था वो अपने पास रखा। और इवन जब बैंक से कोई ट्रांजैक्शन होता है पैसे, तो एक मैसेज आता है। उस मैसेज के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो भी प्रियंका का नहीं, उन्होंने अपना कर रखा था। प्रियंका ने सारी बात बताई कि हमें तो 25 लाख का था, हमें तो उल्टा जेब से दिया, लेकिन हमें 25 पैसे नहीं मिले।
अब पुलिस की टीम बैंक पहुंची। जब बैंक पहुंची तो पुलिस हैरान। बैंक से पता चला कि उसके 25 लाख का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से आया और वो सारे पैसे प्रियंका को दे दिए गए। ये रहे मैसेज उसके, ये रहे कार्ड, ये साइन, ये चेक साइन किया हुआ। अब प्रियंका की हालत ऐसी थी कि पुलिस को ही पता था ये झूठ नहीं बोल रही। पति का इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, बैंक ने प्रियंका को पैसे दे दिए, मैसेज भी ये सब है, पर पैसा प्रियंका तक पहुंचा नहीं। अब संभल पुलिस हैरान और केस की तफ्तीश में गई। जो उनके पास से अब तक पेपर मिले हैं या मैसेजेस, उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब इसी की तफ्तीश के बाद पुलिस पहुंचती है एक चंद्रसेन के घर पर। एक दूसरा मैसेज था। इस बंदे का भी नाम इत्तेफाक से दिनेश था। उम्र 30-35 साल, बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान। उसने एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल लोन पर लिया। लोन पर लेने के 2 साल के अंदर अंदर 2 चीज़ें हुई। एक, जब उसके पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल आ गई, अचानक उसने शराब पीना शुरू कर दिया, जो कभी नहीं पीता था। उसके घर वाले उसके नए शौक से परेशान, उन्हें पता ही नहीं चला उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। और फिर 2 साल बाद रहस्यमयी तरीके से एक स्वस्थ इंसान, अचानक उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद अब ये था कि लोन लिया था ट्रैक्टर और ये मर गया, तो भाई उसके हिसाब से अब आगे पैसा तो देंगे नहीं बैंक को, बैंक लोन माफ़ कर देगा। ट्रैक्टर और बाइक घर वालों को मिलेगी। ट्रैक्टर और बाइक मिली तो सही, लेकिन दिनेश के फादर चंद्रसेन को नहीं, बल्कि किसी और शख्स को। अब वो परेशान बैंक गए। उन्होंने कहा भाई उसकी डेथ हो गई, वो पॉलिसी थी और इंश्योरेंस था ऑलरेडी, लोन माफ़ हो गया। उसका ट्रैक्टर और बाइक तो ले गया जो उसका असली ओनर था, जो नॉमिनी था। अब वो नॉमिनी कौन, पता ही नहीं। अब ये दूसरा केस चंद्रसेन से पता चला कि वाकई ट्रैक्टर कहाँ है। अब इसी दौरान में तीसरा, एक त्रिलोचन नाम के शख्स थे, उनका भी उस गाड़ी से जो पेपर बरामद हुआ, उन तक पुलिस पहुंची, घर तक। पता चला कि त्रिलोचन जी के नाम पर भी इंश्योरेंस 5 पॉलिसी थी, अलग अलग 5-5 लाख रुपए के, 15-20 लाख के। घर वालों से पूछा गया कि आपके पति की 5-5 पॉलिसी थी, इंश्योरेंस मिला क्या? तो उन्होंने पूछा भैया कब हुआ इंश्योरेंस? घर वाले चौंक के पूछ रहे हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई इनका इंश्योरेंस जो है ये जून में हुआ था, जून 2024। घर वाले सुन के पूछते हैं कि आप तारीख फिर से याद करके बताइए। उन्होंने कहा जून 2024 में हुआ था। उन्होंने कहा साहब आप क्या मजाक कर रहे हो, त्रिलोचन जी की मौत तो दिसंबर 2023 में हो चुकी है। पूछा कैसे? बोला कैंसर से। उन्होंने सारे दस्तावेज दिखा दिए। अब पुलिस हैरान। जो शख्स दिसंबर 2023 में मर चुका है, अगले साल फरवरी मार्च में उसके नाम पर 5 पॉलिसी है, 5 के पेपर हैं, दस्तावेज हैं, 15-20 लाख रुपए के। अब पुलिस हैरान। उसने कहा कि ये कैसे? फिर पुलिस ने और जो दस्तावेज मिले थे, जो पकड़े गए थे, पूछा तो पता चला कि ये वाकई सच था। त्रिलोचन दिसंबर में मर चुके थे कैंसर से, लेकिन उन्हें मार्च में दोबारा जिंदा किया गया कागज़ों पर और उनके नाम पे पॉलिसी ली गई और फिर दोबारा उन्हें जून में मार दिया गया। इस बार डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा था हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से, क्योंकि कैंसर से दिखाते तो बीमा के पैसे नहीं मिलने थे। तो दिल का दौरा, एक शख्स जो मर चुका है उसको दोबारा जिंदा किया गया, उसके बाद उसकी पॉलिसी खरीदी गई और फिर उसे दोबारा मारा गया दिल का दौरा बताकर। अब पुलिस हैरान। इसी तरीके से पुलिस जब तफ्तीश करती रही तो ऐसे एक एक कर इतने केस सामने आ गए कि पुलिस वाले खुद हैरान कि हो क्या रहा है। जाम ताड़ा तो शायद इसकी सिर्फ झलकियां थी, ये तो कुछ और ही हो रहा था। अब एक एक कर पुलिस ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। आज की तारीख तक 51 लोग अरेस्ट हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से शुरू हुई। अभी तक पुलिस सिर्फ उन लोगों तक पहुँची थी जो मरने वाले थे, यानी उन लोगों को निशाना बनाया गया जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार थे और उन्हें पता था कि ये मर जाएंगे। ऐसे लोगों का बीमा कराकर उनके पैसे वसूले गए। दूसरा, जो मर चुके त्रिलोचन जैसे लोग, कि दिसंबर में मर गए, उन्हें दोबारा 2 महीने बाद जिंदा किया और फिर जून में उन्हें दोबारा मार दिया। 2। तीसरा, वह ऐसे नौजवानों को चुनते जो गरीब थे, जिन्हें कोई जानकारी नहीं, और उनके नाम पर वो
लोन लेते बैंक से, ट्रैक्टर, ट्रक, बाइक। और फिर ऐसे लोग अचानक किसी न किसी तरीके से मर जाते, और जब मर जाते तो जिन लोगों ने लिया, जो नॉमिनी है, वो ट्रक, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ लेके गायब और उसे कहीं और बेच देते। जब इसकी तफ्तीश हुई तो इसी संभल के पास अमरोहा में और उसके आसपास पुलिस ने जब दबिश दी, 25 से ज़्यादा ट्रैक्टर उन्होंने उठाए और अभी भी वहाँ रखा हुआ है, और ये सारे इसी स्कैम के पार्ट थे। जो सबसे खतरनाक सच्चाई सामने आई वो ये कि ये गैंग जो मरने जा रहे हैं यानी गंभीर बीमारी के शिकार, जो मर चुके यानी ऑलरेडी मुर्दा है, जो नौजवान जिनके नाम पर इन्होंने हट्टे कट्टे लिए वो ठीक है लोन, पर सबसे ख़तरनाक चेहरा जो सामने आया वो ये कि ये बीमा के लिए उन लड़कों को भी टारगेट करते जिनकी उम्र 20, 25, 30 साल होती, जो स्वस्थ होते, हट्टे कट्टे होते, बस गरीब घर के होते। ऐसे लोगों का और इस उम्र में बीमा कराना, इसकी प्रीमियम भी कम होता है, आसानी से बीमा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ये लोग घेरा डालते, उनका बीमा कराते और फिर उनका मर्डर कर देते। मर्डर करने के बाद उस कत्ल को वो रोड एक्सीडेंट दिखाते और फिर कंपनी से बीमा के पैसे वसूल लेते। कई केस ऐसे एक एक करके खुल के सामने आए। एक तो सबसे अजीब केस था कि एक शख्स जो पूरी तरह से ठीक नहीं था, विकलांग था, दिव्यांग था, उसका अपना भाई इस साजिश में शामिल था। उस गैंग के साथ मिलकर उसने अपने उस दिव्यांग भाई का इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस कराने के बाद एक रोज़ वो उसको एक ई रिक्शा पर बैठकर अपने साथ ले जा रहा है। जब ई रिक्शा पथरीली सड़क पर पहुंचा, सन्नाटा था आसपास, तो उसने अपने दिव्यांग भाई को धक्का देकर ई रिक्शा से नीचे गिरा दिया। वो बेचारा गिरा सर के बल। अब वो भाई रिक्शा वाले को डांट रहा है कि तू कैसे रिक्शा चला रहा है, मेरा भाई गिर गया। रिक्शा वाला हाथ पैर जोड़ने लगा। वो कहता ठीक है तू जा। उसके बाद उस गिरे हुए भाई को, वहाँ पे सन्नाटा था, वो उठाता है और जिस तरफ से वो गिरा था, सर के जिस हिस्से में चोट लगी थी ज़मीन पर गिरने की वजह से, उसी तरफ से उसका वही सर वो ज़ोर से दोबारा सड़क के ऊपर पटक देता है। थोड़ी देर में उसके भाई की मौत हो जाती है। अब पोस्टमार्टम होता है। रिक्शा से गिरा था, ये तो सच था। ये रिक्शा से गिरने की वजह से चोट लगी, ये भी सच था। बट ये कैसे पता चलता है कि किसी ने ऐसे ऊपर दोबारा उसको ज़मीन पर सर को दे मारा है, क्योंकि ज़ख्म तो गिरने से ही आए थे। अब गिरने की तीव्रता कितनी थी, कितनी ज़ोर से, ये बारीकी तो आई नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया, कुछ गवाह भी थे, ई रिक्शा वाले को बुला लिया गया कि हाँ हमारे रिक्शे से ये गिर गया था। केस तो कुछ किया नहीं, लेकिन उसका मुआवजा मिल गया। और उस भाई को, जिस भाई ने अपने भाई का कत्ल किया था, अब एक एक कर जब ये केस सामने आने लगे, 51 लोग गिरफ्तार हुए और ये मामला करोड़ों का। लेकिन सिर्फ संभल के आसपास की बात बता रहा हूँ। इनके पास से वो अकाउंट मिले जो गुजरात के, मध्य प्रदेश के, बंगाल के, मतलब कुल मिलाकर ये था कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो हिंदी बेल्ट नॉर्थ इंडिया में जितने स्टेट हैं, हर एक स्टेट के बैंक अकाउंट, लोगों की पॉलिसी, उनके पेपर इनके पास थे। अब आप सोचिए कितने बड़े स्टेट। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि हम साउथ इंडिया की तरफ भी ये अपना गैंग चलाना चाहते थे, लेकिन एक दिक्कत आ गई, हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है। हमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, इन भाषाओं से हम अनजान थे, तो इसलिए हमने साउथ इंडिया छोड़ दिया। लेकिन इसके अलावा हमने पूरे हिंदी बेल्ट, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक सबको पकड़ा। एक एक कर जब गिरफ्तारी हुई तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये खेल चलता कैसे था। कैसे कोई शख्स ये पता करेगा कि एक शख्स मरने वाला, उसको गंभीर बीमारी है, ये एक शख्स मर चुका है, ये एक शख्स को मारना है। तो जब पूछताछ हुई तो ये पूरा खेल सामने आया और कौन कौन लोग इसमें शामिल नहीं। सबसे पहले गैंग ये करता कि जो गाँव में आशा जैसे संगठन हैं और उनके कार्यकर्ता होते हैं जो गांव वालों की मदद करते हैं, उनमें अपनी पैड बनाई और आशा के कार्यकर्ताओं से दोस्ती की और कहा कि तुम्हारे अगर गांव में कोई भी शख्स गंभीर बीमार हो, जिसके बचने की उम्मीद कम है, हमें उसका नाम पता देना। आशा किरण के कार्यकर्ता सबसे पहले आकर खबर देते। जैसी खबर मिलती
गैंग के लोग कहते हैं हमारा एक केस तैयार हो रहा है। एक केस तैयार मतलब अब वो मरेगा और उसका बीमा कराना है, जैसे दिनेश का हुआ या बाकी कैंसर पेशेंट का हुआ। तो आशा किरण के लोग या आशा कार्यकर्ता जो है वो गांव में जो काम करते हैं ग्रामीण लेवल पर, वो जानकारी देते हैं, उनको बदले में पैसे मिलता है। दूसरा, कई गांव के ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव ये जानकारी देते हैं। न जानकारी देते सिर्फ, बल्कि डेथ सर्टिफिकेट और इन सब पर अपना मुहर भी लगवा देते हैं, बदले में उन्हें पैसा मिलता। तो ये तो हो गया इनपुट जानकारी देने का। अब इसके बाद खेल होता है कि भाई ऐसे जो लोग इनका बीमा कराना है, तो इंश्योरेंस कंपनी, ये जो लोग थे इनमें से बहुत सारे वो थे जो इंश्योरेंस कंपनी के कभी मुलाजिम रहे, और अब भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम के साथ उनका राब्ता था, कांटेक्ट था। तो ये सब एक फिक्स अमाउंट पर डील करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी से भी हो गया काम। अब बचा बैंक, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे बैंक में सीधे जाते हैं। तो बड़े बड़े जितने बैंक थे उसके मैनेजर या फिर मैनेजर के नीचे के मुलाजिम ये उनको अपने साथ मिलाते। साथ मिलाने के बाद अब बैंक मैनेजर का काम ये होता कि जिसका बीमे का रकम आता, जो नॉमिनी होता, उससे पहले ही चेकबुक साइन करा लेते, उसका एक तो अकाउंट खोल देते। लेकिन अकाउंट खोलने के वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते। पहला कि उसके सारे शिनाख्ती कार्ड रख लेते वो, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो। चेकबुक जो इशू करते, चेकबुक पे उससे ये कहकर कि आपको पैसा मिलेगा, वो सारा साइन करवा देते और चेकबुक अपने पास रख लेते। जिस नंबर, रजिस्टर नंबर को रजिस्टर करना है वो उस नॉमिनी का नहीं होता, बल्कि इस गैंग में से किसी एक का होता। तो यहाँ बैंक वाले शामिल हो गए। तो ग्राम लेवल, इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट जारी करना, अस्पताल, सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर के लोग, वहाँ शामिल हो गए डॉक्टर। तो एक पूरा नेक्सस जिसमें चुने हुए नुमाइंदे गांव के, सरकारी मुलाजिम अस्पतालों के, बैंक के मुलाजिम, इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम और ये गैंग देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में, जैसा मैंने कहा साउथ इंडिया के स्टेट्स को छोड़ दें और जम्मू कश्मीर और हिमाचल, पता नहीं इन दोनों राज्यों को इन्होंने क्यों छोड़ा, उनको छोड़ दें, तो पूरे देश में संभल जैसा ये जाम ताड़ा वाला गैंग अलग अलग राज्यों में अलग अलग बॉस के अंडर में काम कर रहा है। अमाउंट अरबों में जाता है। खुलासा संभल पुलिस ने किया है। अब सोचिए कैसा खेल है कि बीमा उन लोगों का हो रहा है जो मरने वाले हैं, बीमा उन लोगों का हो रहा है जो मर चुके हैं, बीमा उन लोगों का हो रहा है जिन्हें मारा जाना है। सब कुछ पहले से फिक्स है। ये है इस नए जामताड़ा का खेल और कहानी। लोगों को पकड़ा तो गया है, और सबसे अफसोसनाक ये है कि जो परिवार इससे पीड़ित रहा, जिसे वाकई पैसे की ज़रूरत थी, इलाज की ज़रूरत थी, जिसका घर का कमाने वाला मुखिया चला गया, अगर यही 5-10 लाख उनकी ज़िंदगी में आ जाता, बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा, खाना पीना, दवा, कितना कुछ हो सकता था। लेकिन लालच इंसान को कुछ भी बना सकता है। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। और हमारे जो लखनऊ के रिपोर्टर हैं संतोष कुमार शर्मा, बाकायदा संभल उसके आसपास गए, 1 हफ्ता रहे और उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट निकाली। और वहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं अनुकृति शर्मा, उन्होंने इस केस की जिस तरह से तफ्तीश की, ऐसे पुलिस वालों को भी सैल्यूट है कि ये बहुत मीडिया में हाई प्रोफाइल या सुर्खियों में या उस तरह का केस नहीं था जिस पे लोग शोर मचाते हैं, लेकिन एक सीरियस क्राइम जो ऐसे न जाने हज़ारों लाखों फैमिली को धोखा दे रहे हैं, जो मौत के सौदागर हैं, जो लाशों को बेच रहे हैं, जो मरीजों का सौदा कर रहे हैं, जो जिंदा नौजवान लड़कों को टारगेट करते हैं, चुनते हैं, मारते हैं क्योंकि उनके बीवी का रकम लेना है। देखिए बाकी की स्टेट इस बारे में आगे क्या क्या करती है। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मनीबेन जोशी जी, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मनीबेन जोशी जी। और ये भेजा है भावना मेहता ने। भावना मेहता की मम्मी हैं मनीबेन जी, एंड थैंक यू सो मच भावना इस मेल के लिए। साथ ही ध्रुवाजित एंड चिन्मय तालुकदार, इन दोनों का भी आज बर्थडे है।
तो ध्रुवाजीत जी आपको और चिन्मय आपको भी हैप्पी बर्थडे। और ये भेजा अरूप बर्मन ने है। इसके अलावा यशवर्धन श्रीवास्तव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे यशवर्धन। और भेजा भोलू ने है। साथ ही सोनम रीटा एंड धर्मेंद्र सोलंकी, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है, तो सोनम जी और धर्मेंद्र जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। भेजा पिंटू यादव ने है। अफसाना खातून एंड मकसूद अंसारी, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी, तो अफसाना जी एंड मकसूद जी आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। इसके अलावा पूजा झा एंड संतोष झा, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो पूजा जी एंड संतोष जी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई शादी की सालगिरह की। और ये भेजा आशीष प्रकाश झा ने है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।